चलिए देखिए स्टार्ट करें। अपना टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, है ना बेटा। देखना इस वाले चैप्टर में लिमिट भी है, डेरिवेटिव्स भी है। डेरिवेटिव्स में तो आपका वो डिफरेंशिएशन वाला बेसिक पार्ट आता है, बताऊं तो तुम्हें उतना ही है। डेरिवेटिव्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे जितना हमने फिजिक्स में भी पढ़ के रखा है, ठीक। अब ध्यान देना, अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं चैप्टर को। लिमिट्स अलग है, डेरिवेटिव्स अलग है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट्स वाला पार्ट कि लिमिट्स क्या होता है, लिमिट को समझना है। लिमिट्स आ जाएगा, उसके बाद में अपन जा करके स्विच करेंगे दूसरे वाले का, ठीक। डेरिवेटिव्स में सबसे पहले समझते हैं बेटा लिमिट्स का मीनिंग क्या है, लिमिट्स होती क्या है ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, लिमिट्स। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान से समझें, अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा जेई लेवल पे ही अपन जा करके इसको चैप्टर को ख़त्म करते हैं। स्कूल लेवल पे बहुत छोटा सा पार्ट है ना। इजीली मतलब 1 से 2-3 लेक्चर में ही वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बट अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, ध्यान से समझना, और इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आएगा। सुनो बेटा ध्यान से, बात ये आई सबसे पहला पॉइंट, लिमिट होता क्या है और लिमिट का यूज़ हमें कब करना है, कब उसका यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि लिमिट का मीनिंग क्या होता है बेटा। एक सेकंड रुको, देखें बेटा लिमिट्स का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास कभी कोई फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान से समझना और मीनिंग समझना है इस चीज़ का। बेटा जैसे एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने बोला x+1 कभी, है ना। यदि मान लीजिए फंक्शन एक दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+1, ध्यान से मीनिंग समझना बेटा। और यदि मुझसे पूछा जाए कि यार सर एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, एफ ऑफ 2, तो सर एफ ऑफ 2 का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं x के प्लेस पे 2 पुट कर दो, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा होगा वो निकाला हो जाता है। तो एफ ऑफ 2 निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसी में x इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे। x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा बेटा 2+1, मतलब आंसर आ गया 3, है ना। ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। चलो, तो हम क्या बोल रहे हैं मालूम है, जिस टाइप से आप इस वाले फंक्शन में x के प्लेस पे सिर्फ 2 रख करके आपने वो वैल्यू निकाल करके दी है ना, वही चीज़, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कौन करता है, लिमिट भी। मतलब लिमिट देखा जाए ना तो लिमिट भी क्या है, एक्चुअल में वो फंक्शन की वैल्यू ही है। मतलब हम यदि बोलते हैं ना लिमिट x टेंड्स टू 2, मतलब हम x टेंड्स टू 2 पर x की वैल्यू जब 2 है उस समय पे जाकर के क्या निकाल रहे हैं, उसके फंक्शन की वैल्यू। मतलब जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है ना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसी को हम कहीं ना कहीं लिमिट बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक डाउट आता है, यदि मैं उसी चीज़ को लिमिट बोल रहा हूँ तो फिर लिमिट और फंक्शन में अलग अलग क्या डिफरेंस क्या हो गया। अरे यार, जब मैं एफ ऑफ 2 से बोल सकता था तो उसको लिमिट लिखने की क्या जरूरत है, एफ ऑफ 2 से ही निकल जाता ना। डबल से समझने का क्या मतलब है, तो मीनिंग समझना बेटा। लिमिट फंक्शन की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है, बट स्पेशली वो कहाँ पर काम आता है मालूम है, जरा समझना। लिमिट की वैल्यू मुझे मेनली कहाँ काम आती है मालूम, देख लो। जैसे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखा, 2+1 करके 3 दे दिया, एफ ऑफ 3 चलेगा, वही मेरा आंसर है। देखो देखो ध्यान से समझना, जैसे मैंने इसको लिखा ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+1, आपसे मैंने बोला 2 पे वैल्यू बताओ, तो आपने एफ ऑफ 2 निकाला इक्वल्स टू 2+1, ब्लैक और ब्लू, 2+1, तो ये 3 हो गया, ये फंक्शन की वैल्यू है। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, हमने सबने पढ़ा है इतना फिजिक्स में लिमिट, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 2, एफ ऑफ x, यदि कोई तुमसे पूछ लेता है यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x की वैल्यू निकालो, तो मैं क्या लिखता मालूम, देखो सिंपल सा, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x के प्लेस पे क्या है x+1, और मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम, लिमिट निकाला ना, सीधा सीधा बेटा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो x की, तो x की वैल्यू 2+1 मिलकर के क्या हो जाएगा 3। मतलब देखा जाए तो हमने कुछ नहीं किया, हमने लिमिट x टेंड्स टू 2 था, बट उस समय भी हमने यदि वैल्यू निकाली है तो वो भी 3 आ रही है। अब और एफ ऑफ x की वैल्यू यदि मैं 2 पर निकाल रहा हूँ तो भी 3 आ रही है, मतलब दोनों सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है। बट फिर मेरे दिमाग में ये डाउट जरूर आने वाला है, यदि दोनों चीज़ें सेम है तो दोनों को अलग अलग क्यों बोलना,
क्यों कहीं मैं बोलता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू निकालो और कहीं बोलता हूँ कि लिमिट निकालो? कुछ तो डिफरेंस है। अब वो जो कुछ डिफरेंस है ना, वो कहाँ पर है मालूम है? देखो, इस फंक्शन के लिए तो फंक्शन निकालो या लिमिट निकालो, बात एक है, बट दूसरी वाले केस में आओ, जरा उसे समझना। यदि मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक। और अब मैंने तुमसे बोला सर एट एक्स इक्वल टू 2 आप मुझे एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, फंक्शन एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताओ। बेटा एफ ऑफ 2 की वैल्यू यदि लिख ले जाओ तो बताओ, बच्चे बोलेंगे हाँ क्या दिक्कत है, इजी है। क्यों मालूम? वो क्या करते हैं, नहीं अक्ल लगाते हैं, वो क्या करते हैं मालूम है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, उसको तोड़ेंगे, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, और नीचे में भी एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 2, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस 2 मिल करके 4 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? बोलते हैं ना हम ऐसा, बट बेटा एक चीज़ सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ एक चीज़, जब हमने फंक्शन का चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने ये चीज़ बोली होगी कि फंक्शन जिस फॉर्मेट में दे उसी फॉर्मेट में ट्रीट किया जाता है उसको, मतलब उसके साथ छेड़खानी नहीं है, मतलब उसके साथ छेड़खानी करोगे तो निपटोगे, ये वाला फंडा। मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? मीनिंग समझो मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 दिया था तो उसको फैक्टराइज करके सॉल्व मत करो, क्योंकि उसका मीनिंग ही बदल गया। कैसे मीनिंग बदला बताऊँ जरा समझना। यदि मैं x माइनस 2 बोलता हूँ तो x की वैल्यू यदि तुम 2 पुट करोगे तो सर 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब है कि सर इस वाले फंक्शन में मैं x की वैल्यू 2 पुट कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुमने सिंप्लीफाई करके देख लिया तब आप 2 पुट कर रहे हो तो आंसर आ रहा है। मीनिंग समझ रहे हो बेटा? ध्यान से समझना, मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्चुअल में एक एग्जाम्पल लेता हूँ दूसरा और समझाता हूँ, ठीक है ना? एक एग्जाम्पल लेता हूँ और तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, शायद तुम्हें समझ में आए। जरा देखो बेटा, कभी तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऐसा आता है ना एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स, कई बार तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा मिलता है एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स, या फिर शायद तुम्हें ऐसा मिल जाए, हाँ चलो एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स दिया, आपसे मैंने बोला बताओ सॉल्व करके क्या आएगा। बच्चे क्या करते हैं मालूम है इसको? बच्चे करते हैं इसमें से उड़ाते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर एक्स इक्वल टू आंसर क्या आ जाता है? प्लस माइनस 1। यही करते हैं ना, उड़ा देते हैं। बट बेटा सोचो एक चीज़, थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स यदि सामने वाले ने तुम्हें इक्वेशन दिया था तो जरा इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0 था। मतलब भाई ने जो दिया था ना वो क्यूबिक इक्वेशन दी थी, क्यूबिक में दी थी, क्यूबिक दी थी, मतलब उसने बोला था कि 3 रूट्स होंगे उसके, क्यूबिक इक्वेशन दी थी। बट तुमने क्या किया? तुमने जैसे ही इसको इससे उड़ाया तुमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बना दिया, मतलब उसको क्वाड्रेटिक में बदल दिया। मतलब भाई ने दी हमें कौन सी है? क्यूबिक, और हमने उसको उड़ा करके क्या बना दिया? क्वाड्रेटिक। मतलब तुमने तो फंक्शन ही बदल दिया ना। समझ रहे हो मेरी बात? आपने फंक्शन ही बदल दिया, इसलिए आपका आंसर यदि प्लस माइनस 1 दे रहे हो ना तो इसको मैं गलत नहीं बोलूँगा, बट ये इनकम्प्लीट आंसर है। क्यों इनकम्प्लीट है? आप यदि देखो उसको इधर कॉमन लाओ, यहाँ पे x कॉमन आएगा, अब मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो बेटा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या वैल्यूज आई? एक 0 एक 1 और एक माइनस 1। मतलब एक्चुअल में जो आपका आंसर था वो 0 1 और माइनस 1 था, जबकि यहाँ से सिर्फ प्लस माइनस 1 आ रहा है, 0 गायब हो गया तुम्हारा। आया? तो ये मेरा आंसर कैसा होगा? इनकम्प्लीट। क्यों आया इनकम्प्लीट? क्योंकि मैंने उसके साथ छेड़खानी करी। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी सामने में आए ना वेरिएबल में हम खेल रहे हैं, कभी भी वेरिएबल से वेरिएबल को उड़ाओ मत, उसको एक साइड लाओ, कॉमन निकालो और फिर सारी कंडीशंस को मैच करवाओ, नहीं तो आप गलत हो जाओगे। स्पेशली IIT वगैरह में इन सब चीज़ों पर ही तो घुमाते हैं, बाकी क्वेश्चन तो वही रहता है। आया समझ? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी बेटा फंक्शन के साथ में छेड़खानी अलाउड नहीं है। मतलब जिस तरीके से दिया है फंक्शन उसी में ट्रीट करो। यदि तुमने उसमें छेड़खानी कर दी तो तुमने फंक्शन ही बदल दिया। फंक्शन बदल दिया मतलब तुमने उसका डोमेन बदल दिया, तुमने उसका रेंज बदल दिया, तो सारा चीज़ ही बदल गया ना। इसलिए बेटा कभी भी उसके साथ छेड़खानी अलाउड नहीं है। तो मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब तुम यदि इसको सॉल्व करने जाओगे तो तुमने x की वैल्यू 2 पुट करी,
मैं बोलूँगा f(2) फंक्शन की वैल्यू कभी भी निकालने के लिए देना कि कोई फंक्शन दिया और बोला कि x = 2 पे निकालो, 3 पे निकालो, 4 पे निकालो, जिस पे भी निकालो, कुछ मत करना, डायरेक्ट जा करके वैल्यू पुट करो। यदि मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करने जाता हूँ तो जरा देखो क्या आएगा सर, 2² - 4/2 - 2, क्या ये 4 - 4 हो गया? क्या सर ये 0 है? 2 - 2 भी 0 है। इसका मीनिंग क्या निकला कि यहाँ पे f(2) की वैल्यू 0/0 निकल के आई है। ठीक, आ गया ना? मुझे बताएगा कोई सर 0/0 क्या एक डिफाइंड नंबर है? क्या 0/0 डिफाइंड होता है? क्या ये कोई आंसर है? तो हम लोग बोलते हैं नहीं। 0/0 जो होता है ना, ध्यान से देखना बेटा, जब भी इस टाइप के फॉर्मेट बनते हैं 0/0 वाले, तो जरा देखो, इनको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ध्यान से समझना, अब तुमको लिमिट का मीनिंग समझ में आएगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब ये वो फॉर्म है जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाते इजीली। समझ में? अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, जरा ये भी समझ ले, जरा समझना। कभी तुम्हारे पास 0/0 का वैल्यू दे दें, 0/0, तो मैं बोलता हूँ सर 0/0 की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 0/0 क्या क्या दे सकता है आंसर में आपको, समझ में आ रहा है? तो मैं बोलता हूँ, सोचो सर 0/0, जरा लॉजिक लगाओ तुम्हारा पुराना वाला, जो नंबर न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, सेम नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो तो कैंसिल होकर के कितना देते हैं वो? 1, है ना? तो मैंने बोला यार ये 1 दे रहा होगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है। दूसरा सोचो, हमने एक चीज़ और पढ़ा है कि 0 को किसी से भी डिवाइड करूं, नहीं, 0 को किसी से भी डिवाइड करूं, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 0 ही होता है। अरे 0 को किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही देगा ना। तो इनडायरेक्टली वही हो गया ना कि 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो ये कितना दे रहा है? 0। तो मैंने बोला यार एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि 0 भी हो सकता है इसका आंसर। और हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, किसी को भी डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट। हाँ, तो ये एक आंसर तुम्हें इन्फिनिटी भी दे रहा होगा, नॉट डिफाइंड भी दे रहा होगा। मतलब यहाँ तो 3 पॉसिबिलिटीज हो गई ना। तो इसका कोई भी एक वैल्यू नहीं है, और एक वैल्यू नहीं है इसलिए ये डिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि इसकी 3 वेराइटीज पॉसिबल है, 3 वैल्यूज पॉसिबल है। आ रहा है समझ बेटा, है ना? और सुनो मेरी बात, हम कभी भी कोई चीज़ सॉल्व करने जाते हैं ना, जैसे तुम बोलते हो 4/2 2 होता है, तो हम तभी सॉल्व कर पाते हैं जब मुझे मालूम है कि 4/2 2 होता है। नहीं तो मैं 2 लिखूंगा, तुम 3 लिखोगे, कोई 4 लिख देगा। आ रहा है? यदि सबकी वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी तो वो डिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। तो जिसकी भी एक से ज़्यादा वैल्यूज पॉसिबल होती हैं उनको हम बोलते हैं कि वो डिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। तो बेटा ये 0/0 कैसा हो गया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब सुनो, जैसे तुम इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोले हो, मैं इसको रब कर रहा हूँ और यहीं कहीं ऐसे वैल्यूज लिखते जाऊँगा। बताओ क्या हम लिख सकते हैं सर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? हाँ, सोचो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी यदि करने जाता हूँ, सेम नंबर यदि डिवाइड करता हूँ तो पॉसिबल है कि वो 1 हो जाए। यदि मैं इन्फिनिटी से किसी को भी डिवाइड कर दूँ वो इन्फिनिटी ही होगा। हाँ, और किसी भी नंबर को यदि मैं इन्फिनिटी से डिवाइड करूँ तो वो 0 हो जाता है। तो तीनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी है सर, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं, इसका मतलब है कि ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया। ठीक है, अगला सोचो एक और, यदि मैं बोलूँ इन्फिनिटी, देखो सिंपल वाले देखते हैं अपन, 1 की पावर इन्फिनिटी यदि बोलूँ 1 की पावर इन्फिनिटी, क्या ये पॉसिबल है? बताओगे मुझे? 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्यों? हमने एक चीज़ पढ़ा है कि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 होता है, एक पॉसिबिलिटी है। तो हमने एक चीज़ ये भी पढ़ा है कि किसी की भी पावर इन्फिनिटी करूँगा तो वो इन्फिनिटी भी होता है। अरे हाँ ना, 1 की पावर कुछ भी करूँ 1 होता है, तो ये 1 हो सकता है आंसर। और मैंने एक चीज़ पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी करूँ तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबल है। एक से ज़्यादा वैल्यूज पॉसिबल है, एक से ज़्यादा वैल्यूज यदि पॉसिबल है तो बेटा ये भी मेरे लिए क्या निकल के आया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म।
तो बेटा ऐसे करके ना कई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएंगे मेरे पास, जो मैं आपको बताऊंगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा, है ना। ऐसे फॉर्मेट्स जब भी निकलें, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से समझना। लिमिट निकालते समय सबसे पहले कोई तुमसे बोलता है ना कि सर लिमिट निकालो, फंक्शन दिया है कुछ, सीधे सीधा मेरा पहला काम क्या है मालूम है? सबसे पहले सीधे उसकी वैल्यू उठा करके रख दो फंक्शन में। अरे जो फंक्शन की वैल्यू वही तो लिमिट था, मैंने बोला ना तुम्हें, तो सीधे सीधे फंक्शन में जाकर के डायरेक्ट वो वैल्यू को चिपकाओ। अब नोटिस करना, यदि वो डिफाइंड आंसर दे दिया तब तो वही मेरा लिमिट है, हो गया मेरा आंसर, उससे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन यदि वो रखने पर 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इस टाइप का इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है, तब मुझे फिर लिमिट के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, और लिमिट के कॉन्सेप्ट से जा करके फिर मुझे उसको सिंप्लीफाई करके फिर मुझे आंसर ला करके देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हम उसको तब सिंप्लीफाई करेंगे जब हम लोग बोलेंगे कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जैसे बेटा क्या हुआ, ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ पे तुम्हें बोल रहा था ना, अभी मैं सिंपल सॉल्व करके दे रहा हूँ, बाद में मेथड्स बताऊंगा तुम्हें, तुम खुद ही निकालोगे। क्या अभी मैंने तुमसे क्या बोला सर, f(x) = x² - 4 अपॉन x - 2 एट x = 2 पे क्या था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लेकिन बेटा इसी चीज़ को ध्यान से देखना, यदि मैं तुमसे ऐसा बोलता लिमिट x टेंड्स टू 2, है ना, क्या बोला, x² - 4 अपॉन x - 2 बताओ, मतलब उसी चीज़ को मैं तुमसे बोलूँ कि लिमिट में बताओ सॉल्व करके कि लिमिट में क्या आएगा बेटा, ये समझ रहे, लिमिट में। तो मैं बोलता हूँ कि लिमिट में मेरे पास वो अधिकार है, वो राइट्स हैं कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, अब इसको सिंपली, उसका भी रीज़न बताऊँगा तुम्हें। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको ब्रेक किया, x - 2 x + 2 अपॉन x - 2 कैंसिल हो गया। अब जाकर के x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 + 2 = 4, ठीक। अब आंसर मेरा 4 आ गया। अब तुम सोचोगे जरूर एक चीज़, सर यही काम तो मैं डायरेक्ट यहाँ भी कर रहा था, यहाँ पे भी यदि कर रहे थे तो तुम्हारा आंसर 4 ही आ रहा था, यहाँ पे तो यहाँ पर क्यों अलाउड नहीं था और यहाँ क्यों अलाउड है? समझ लो मेरी बात, यहाँ पर भी तो वही चीज़ था ना, आप रखते तो 4 आता, यहाँ पे भी रखूँगा तो 4 ही आएगा, बट यहाँ अलाउड नहीं था, बट यहाँ अलाउड है, क्यों? उसका रीज़न है, यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर x = 2 की बात हो रही थी, मतलब मैं एग्जैक्टली 2 की बात ही कर रहा हूँ, और 2 पर तो वो नॉट डिफाइंड है। बट बेटा जब मैं लिमिट में बोलने जा रहा हूँ ना, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो टेंड्स टू 2 का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि 2 नहीं होता, या तो 2 से जस्ट पहले वाला या 2 के जस्ट बाद वाला, मतलब 2 से जस्ट पहले मतलब 1.99999 रख रहा हूँ या तो मैं, या रख रहा हूँ 2.0000001। तो बेटा वो मेरा फंक्शन जो नॉट डिफाइंड आ रहा है ना, इनडिटर्मिनेट आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है, एट x = 2 पे, और मैं यहाँ पे लिमिट निकाल रहा हूँ, तो या तो वो जस्ट पहले है या जस्ट बाद में है, बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो सेम ही आती है ना, 1.99999 लिखूँ या 2 लिख दूँ, बात एक ही है, 2.0000001 लिखूँ या 2 लिख दूँ, बात एक ही है। इसीलिए बेटा मैं लिमिट को रखते समय तो डायरेक्ट 2 रख देता हूँ, बट रियल में एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है कि हम उसे जस्ट पहले हैं या जस्ट बाद में, समझ में? तो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हो जाते हैं ना, जहाँ पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते बेटा, ऐसे वाले फंक्शंस को सॉल्व करने का तरीका होता है मेरा कौन, लिमिट। समझ में? ये मैंने सिर्फ तुम्हें डिफाइन किया कि एक्चुअल में लिमिट होता क्या है, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में नोट करके रखो ताकि आपको मीनिंग समझ में आए। फिर मैं आपको इसको सीधे थ्योरम्स और फॉर्मूले वगैरह पे सब पे लेकर के आता हूँ, समझाता हूँ। चलिए बेटा देखें, अब आ जाइए। अब अपन इसके बाद मैंने आपको मतलब समझा दिया कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, और जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तब जा करके हम लिमिट से जा करके उसको सॉल्व करते हैं। अब बेटा देखो, लिमिट को सॉल्व कैसे करना है, चीज़ों को देखना कैसे, ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ पहले मतलब, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ग्राफिकली समझाता हूँ, फिर कंडीशंस ला करके देता हूँ। मतलब अगले 10-15 मिनट जो भी मैं समझा रहा हूँ बहुत बहुत फोकस करके पढ़ना, इसलिए बेटा मतलब सबसे बड़ा बेसिक है। और मैं बोलता हूँ जो जेई वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो बोर्ड में आते हैं वो तो आते ही हैं, वो तो सिंपल वाले आएंगे, और जेई में भी आते हैं ना, जो जहाँ तुम गलत करके आते हो वो इसी मेथड से सॉल्व होता है, ठीक। तो वैसे हम चाहें तो इसको बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन हम पहले इसको देखेंगे, देन अपन दूसरे मेथड्स पे चलेंगे। क्या, ध्यान से देखना।
यहाँ पे क्या बोला जाता है एक्चुअल में, हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन लिमिट क्या बता रहा था तुम्हें बेटा, आपको बता रहा था किसी भी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे। जैसे मान ले बेटा मैंने बोला यहाँ से ये इस तरीके से गया, ऐसा चलेगा। आपसे मैंने बोला कि एट सी x इक्वल टू सी, मान लो बेटा इस पॉइंट पे मैंने जा करके मैंने बोला कि बताओ मुझे लिमिट की वैल्यू क्या होगी एट x इक्वल टू सी, चलेगा ना बेटा। अब एट x इक्वल टू सी पर यदि मैं लिमिट निकालने जाता हूँ ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, लिमिट का मतलब क्या था याद है तुम्हें, हम लोग कैसे लिखते थे सर, ये फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान से मतलब समझ लो, फिर बाद में अपन फॉर्मूले से करेंगे, बहुत ईजी पड़ेगा है। तो एक्चुअल में आप निकालना क्या चाह रहे हो सर, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x, मतलब आपका मेन टारगेट क्या है ये निकालना, ठीक। x टेंड्स टू सी एफ एक्स। अब एक चीज़ सोचो, यदि किसी चीज़ को तुम निकालने जा रहे हो, लिमिट में वैल्यू निकालने जा रहे हो, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। हमने पहले भी ये एग्जांपल दिया था आपको जब फिजिक्स में पढ़ाया था, अभी मैथ्स में समझो। मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था कि सर मान लीजिए मैं t इक्वल टू 0 पर एक बाइक स्टार्ट करता हूँ, t इक्वल टू 0 पर मैंने एक बाइक स्टार्ट करी, तो मैंने बोला सर t इक्वल टू 0 पर, ध्यान देना एक चीज़, t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी गाड़ी की 0 थी, स्पीडोमीटर लगा हुआ है उससे रीड करके बताऊंगा मैं। तो मैंने बोला यार इसकी जो स्पीड थी मान लीजिए वो कितनी थी, 0 स्पीड। आगे अब सुनो, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ सर, इसकी स्पीड मेरे लिए 0 कब है, जब टाइम 0 था। तो टाइम 0 पर स्पीड इसकी 0 आई मेरे पास, एक चीज़ तो ये हुआ। मैंने आपसे ऐसा बोला कि बताओ बेटा t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपको बताना है कि उसकी स्पीड कितनी आ रही है, एट t इक्वल्स टू 5 पर आपको स्पीड बतानी है कितनी आ रही है। कैसे बताओगे, तो मैंने बोला स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर की हेल्प से आप देख करके बता दो मुझे। सोचो हमने क्या किया, आप यहाँ से चले, जैसे ही t इक्वल टू 5 हुआ आपने स्पीड देखा स्पीडोमीटर में, जैसे t इक्वल टू 5 हुआ होगा तुमने स्पीडोमीटर देखी और तुमने रीड करके मुझे बता दिया कि सर 70 है ना, चलेगा, बोल दिया ना 70। सोचो अब एक सेकंड के लिए वापस जाओ, हम ये सोचें कि जब मैंने बोला t इक्वल टू 5 पर बताओ, तो जब आप t इक्वल्स टू 5 पे पहुंचे हो, समझ रहे मेरी बात, t इक्वल्स टू 5 पे पहुंचे हो तो मुझे बताओ एक चीज़, क्या वाकई में उसकी स्पीड 70 ही है। तो हम लोग बोलते हैं क्या गड़बड़ हो गई भाई, क्या गड़बड़ हुई मालूम है, कि जब मैं t इक्वल टू 5 पर उसकी रीडिंग नोट करने गया ना, तो एक्चुअल में वो टाइम t इक्वल्स टू 5 था कि नहीं था मुझे नहीं मालूम, समझ में आ रहा है। अरे हो सकता है कि मैंने 5 से जस्ट पहले देख लिया, या फिर सोचो एग्जैक्ट 5 पर तुमने देखा, लेकिन जब तक तुमने रीडिंग नोट किया वो नैनो सेकेंड में ही सही, लेकिन टाइम तो आगे बढ़ गया, हाँ या ना। मतलब तुमने एग्जैक्ट 5 पर निकाला नहीं है, तुमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया, या तो तुम 5 से जस्ट पहले निकल गए हो या 5 के जस्ट बाद। आ रहा है समझ में। तो उस कंडीशन में जाकर के तुम निकाल रहे हो ना, बट फिर भी क्या हुआ मालूम है कि मान ले गलती से कि आंसर कितना है, अपन ने कहाँ निकाल लिया 4.999 पे, है ना। मतलब आपने थोड़ा सा पहले देख लिया जस्ट, लेकिन आपको रीडिंग क्या मिली होगी, मैं बोलता हूँ वही होगी सर 69.99999 समथिंग, ऐसा कुछ होगा मान लो। समझना। अगली बार ये चीज़ पॉसिबिलिटी भी बन सकती थी कि यार 5.00000001 पे निकाल लूँ मैं टाइम गलती से, अरे थोड़ा सा आगे निकल गया देखते देखते, तो उस समय मान लीजिए वैल्यू कितनी आ रही है 70.000001 आ रही है सपोज, है ना। तो जरा एक चीज़ सोचो, पहले देखो या बाद में देखो, अप्रॉक्सीमेटली दोनों तो 70 ही है, 69.9999 भी 70 हो रहा है, ये भी 70 ही है, और एग्जैक्ट 5 पर देख लूँगा तो भी 70 ही मिल रहा है मेरे को, समझ आ रहा है। मतलब हर जगह पर वैल्यू सेम है ना, तभी तो तुम अप्रॉक्सीमेट कर पाए। क्यों, समझो मीनिंग। यदि मैं बोल रहा था t टेंड्स टू 5 पर बात कर रहे हो तुम, ध्यान से सुनना, t टेंड्स टू 5, टेंड्स टू 5 का मतलब समझते हो एरो का, हम बोलते ही थे एग्जैक्ट 5 नहीं है, या तो 5 से जस्ट पहले या 5 के जस्ट बाद। तो 5 के जस्ट पहले ये था, 5 के जस्ट बाद ये था, और दोनों की वैल्यूज जब ऑलमोस्ट सेम आएगी,
तभी तो तुम अप्रॉक्सीमेट कर पाओगे ना, या तो पहले या बाद में, क्योंकि इसने तो टेंड्स टू बोला है। टेंड्स टू का मतलब पहले भी हो सकता है और बाद भी हो सकता है, और दोनों पर यदि सेम वैल्यू आ रही तभी मैं बोलूँगा कि चल यार मैंने पहले निकाल लिया या बाद में निकाल लिया, वैल्यू तो सेम आई, तभी तो मैं अप्रॉक्सीमेट करूँगा ना। तभी वहाँ पर जा करके हम क्या लगाते हैं, लिमिट। समझ में? लेकिन सोचो एक चीज़, यदि मान लो यहाँ पर 4.999 पे ये इतनी वैल्यू दे रहा था और 5.999 पे ये 770 दे रहा है, सोचो जरा कि 5 से जस्ट पहले उसकी वैल्यू 70 थी, 5 के जस्ट बाद उसकी वैल्यू 770 है, तब क्या तुम लिमिट लगाना पसंद करोगे यहाँ पे? नहीं, क्योंकि वो गड़बड़ हो गई भाई। क्योंकि लिमिट में तो मैं लिखूंगा यही कि टेंड्स टू 5, तो 5 का मतलब 5 से जस्ट पहले भी है, 5 के जस्ट बाद भी है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। 5 से जस्ट पहले वैल्यू 70 थी, 5 के जस्ट बाद उसकी वैल्यू 770 है, तो ऐसी जगह पे जाकर के लिमिट अप्लाई नहीं होता, याद रखेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं मालूम बेटा, ध्यान से सोचिएगा मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में इसका मीनिंग समझना, जब मैं बोला था 5 4.99999, इसका मीनिंग क्या हुआ कि तुमने 5 में से एक बहुत छोटे से नंबर को माइनस किया, तब जाके मिला है ना, ये 5 से छोटा है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ध्यान से देखिए, यदि मैं बोल रहा था कि x = c पर लिमिट निकालो, तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये कौन सी वैल्यू है, c माइनस। समझ रहे हो मेरी बात? c माइनस लिखने का मतलब समझना, c में से मैंने किसी नंबर को, छोटे से नंबर को माइनस किया, तब जाकर के ये नंबर मिला आया। और इस पर जो वैल्यू निकल के आ रही है ना बेटा, वो देख, मैं ऊपर लेकर के गया, ये वैल्यू ये है। और तुमको एक चीज़ बताऊंगा कि ये वैल्यू इतनी छोटी है कि ये जस्ट c के पास ही है, बिल्कुल। तो मैंने बोला यार इस पर जो वैल्यू निकल के यहाँ से आ रही है ना, यहाँ पे, ये कौन सी वाली वैल्यू है, ये एग्जैक्ट c वाली नहीं है, c से जस्ट पहले वाली है। तो बताओ मुझे, क्या c से जस्ट पहले मेरे लेफ्ट हैंड पे आएगा? अरे लेफ्ट हैंड है ना ये इधर वाला, और ये राइट, तो ये लेफ्ट साइड आता है ना, इसको यहाँ पे बोला जाता है, याद रखना, LHL। क्या बोला मैंने? LHL। और LHL को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा, LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान रखेंगे कि LHL का मीनिंग क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, जो उस पॉइंट से जस्ट पहले वाले पॉइंट पे निकली है। ठीक है, अगला देखो, दूसरा जो पॉइंट है 5.0001, वो कब मिला होगा? जब आपने 5 में किसी छोटे से नंबर को ऐड किया, है ना। तो मान ले बेटा वो नंबर को ऐड करके वैल्यू क्या निकल के आई, C+, राइट साइड। अब यदि C+ पे निकालने जाऊं तो ये फंक्शन की क्या वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, और वो भी वैल्यू मैंने बोली क्या कि दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, सेम। अरे दोनों वैल्यू सेम आ रही होगी तभी तो लिमिट लगेगा, आया। तो जो जस्ट बाद में मिला ना वैल्यू फंक्शन का, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पर, RHL, और इसे बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। आया समझ में? तो ये मेरे लिए क्या हो गया बेटा, राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? तो इसको मैं बोलता हूँ राइट हैंड लिमिट। ये हो गया मेरे लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों चीज़ें। और हम क्या बोलेंगे मालूम बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी क्या समझाया आपसे, जब दोनों सेम होंगे तब लिमिट की वैल्यू निकलेगी। मतलब क्या, ध्यान से सुनना, LHL = RHL यदि होगा तब हम लोग लिखते हैं बेटा लिमिट एग्जिस्ट। समझ में? मतलब लिमिट जो है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब LHL और RHL इक्वल हो जाए। बट बेटा यदि मैं कभी बोल दूं कि LHL ≠ RHL, तो हम लोग बोलते हैं उस कंडीशन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलेगा? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला कंडीशन ये निकल के आता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में फिट करके रखो कि यदि LHL और RHL इक्वल है तब मैं बोलता हूँ कि लिमिट एग्जिस्टेंस में है, और यदि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो लिमिट एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब वो लिमिट वहाँ पे निकलेगा ही नहीं। आगे बेटा, तो ये लिमिट कब एग्जिस्टेंस में है कब नहीं है वो मुझे कौन निकाल के बताएगा, LHL और RHL। तो देखो जैसे ये वाला फंक्शन बताया, तो यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ कि लिमिट एग्जिस्टेंस में है। जैसे मान लो मैं दूसरा वाला फंक्शन बना दूँ, यहीं पे बताना, यदि मान लो मैंने फंक्शन को ऐसा लिया, ये पॉइंट क्या है C, और इसमें मैंने दूसरी वैल्यू यहाँ से उठा ली। मीनिंग समझना, मीनिंग समझना, ऐसा
इसका मतलब समझते हो क्या? देखो एक्चुअल में आपसे मैंने बोला कि बताओ सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सी पे चलेगा ना? आप लिमिट निकालने जाओगे, LHL बात करोगे सी से जस्ट पहले, सी से जस्ट पहले मतलब सी माइनस यहाँ मिला, आपकी वैल्यू क्या दे रही है फंक्शन, यहाँ पे दे रही है, इसको क्या बोल देंगे LHL, ये LHL आ गया। बट बेटा सी के जस्ट बाद सी प्लस कहाँ है, यहाँ, और मैंने क्या बोला बेटा सी पे फंक्शन टूटा है कि यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दे रहा है, उसने वैल्यू कहाँ दी है, यहाँ। तो मुझे बताओ सी प्लस पे कौन सा पॉइंट आएगा, ये ऊपर वाला, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी RHL, और तुमको बकायदा दिख रहा है यहाँ पे कि सर LHL और RHL इक्वल नहीं है। अब यदि ये दोनों इक्वल्स नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, चलेगा? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला जो केस है ना, वो मेरा कहाँ पे आता है, यहाँ पे निकल के आएगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मैं कब बोलने वाला हूँ, इस वाली कंडीशन में। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा मुझे जाना है और मुझे वहाँ पे बताना है कि कब लिमिट एग्जिस्टेंस में है और कब लिमिट एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो कभी भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आपको जाना है इस तरीके से सॉल्व करना है। अब बेटा बात आती है कि LHL और RHL को हम निकालेंगे कैसे। अभी तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया, बट LHL और RHL निकलेगा कैसे, वो कैसे समझाना है, मैं अब आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। और उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एक ही बार मैं समझा रहा हूँ, एक ही बार वो कॉन्सेप्ट समझना, अप्लाई हर प्रॉब्लम में एज इट इज़ करेंगे हम। मतलब एक बार समझ लो तो सब में अप्लाई हो जाएगा, तो बार बार का चक्कर खत्म हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो एक बार बेटा इसको शॉर्ट में नोट करके रख लो ताकि आपको पता रहे, तो फिर मैं आपको मेथड एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो बेटा, अब है ना इसमें आप LHL कैसे निकालोगे, RHL कैसे निकालोगे, कैसे लिखोगे, कैसे सॉल्व करोगे, वो सारा समझ लो एक बार। तो बस मैं उसका मेथड यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन इस पर बेस पूरे क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको मज़ा भी आएगा, मतलब समझ में आएगा कि पहले वाले में तुम कॉन्सेप्ट समझो फिर अपन अप्लाई करें। देखो इसी चीज़ को मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ तुम्हें, LHL और RHL हमें कैसे देखना है, ध्यान देना। हाँ ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको यदि LHL निकालना है, सबसे पहली बात आपको क्या बोला उसने, सर लिमिट की वैल्यू निकालो एट x टेंड्स टू c fx, है ना, ये मेरा टारगेट है निकालना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सर LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब मैं आपको मतलब भी समझाऊंगा कि कब ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ध्यान देना। सबसे पहले LHL निकालो यार, LHL नाम से सोचो, LHL का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब C से जस्ट पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ बेटा, उसके फंक्शन की वैल्यू। कैसे निकालूंगा, देख मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, LHL है ना, तो जस्ट पहले तो मैं क्या लिखूंगा, c माइनस, चलेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, अब क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, क्या निकालना चाहते हो सर, इस पर f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू। तो मैंने बोला ठीक है सर निकाल रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको तोड़ूंगा कैसे, मैंने तो बोला था तुम्हें कि फंक्शन लिमिट का मतलब होता है कि x की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, बट यदि मैं रखूंगा तो c माइनस को क्या डील करूंगा, जैसे मैंने बोला 5 है तो 5 माइनस, तो x की वैल्यू 5 माइनस लिखोगे, मतलब क्या, कुछ तो होना चाहिए ना, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए ना, एग्जैक्टली क्या लिखना है। तो उसको तोड़ने का तरीका समझो, ध्यान से देखना बेटा। यदि कभी मैंने लिखा है नंबर लाइन पे ये 5 है, तो 5 माइनस का मतलब समझते हो, 4.99999 जस्ट पहले वाला। और यदि मैं 5 प्लस लिखता हूँ, इसका मतलब समझते हो 5.00001 वाला, आया समझ में। तो ये होता है 5 माइनस, ये होता है 5 प्लस। अब मीनिंग समझना बेटा, इसी चीज़ को हम ऐसा लिखेंगे, सर 5 माइनस 0.0000001, इतने छोटे नंबर को माइनस कर दो यदि 5 में से ना, यदि 5 में से इतने छोटे नंबर को माइनस करोगे तब ये मिलेगा। और ये वाला नंबर कब मिलेगा, जब इसी 5 में आप इतने ही छोटे नंबर को प्लस करोगे तब मिलेगा। अब जरा मीनिंग समझो बेटा, ये नंबर अपने आप में कितना बड़ा है, तो मैं बोलता हूँ 0 है ये।
अरे 0.0 यदि आ जाता है तो हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट करके कि 0 है। डेसिमल के एक प्लेस बाद यदि 0 आ जाए, सिर्फ इतना सा 0.02, तो भी हम अप्रॉक्सीमेट कर जाते हैं कि यार सर 0 है, छोड़ दो। तो ये तो सोचना 0.00000 इनफाइनाइट 0 लगे हैं, उसके बाद में लास्ट में एक 1 लिखा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है बट ऑलमोस्ट 0 है। अरे एग्जैक्ट 0 नहीं है क्योंकि लास्ट में 1 टिपक गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट तो 0 ही है ना, समझ रहे मेरी बात? तो ये एग्जैक्ट 0 नहीं है बट ऑलमोस्ट 0 है। ठीक, तो मैं इसको क्या मानता हूँ मालूम है? इसी चीज़ को मैं रिप्रेजेंट करने जाऊँगा किस चीज़ से, तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर मैं इस h को ही मैं क्या लिख रहा हूँ मालूम? 0.00001, मतलब इतना छोटा नंबर जो निकला है ना हमने, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? h। ध्यान से समझना, इतने छोटे नंबर को मैंने क्या बोला है? h। और क्या बेटा मैं बोल सकता हूँ सर h टेंड्स टू 0? बेटा ये वैल्यू इक्वल टू 0 तो नहीं है बट टेंड्स टू 0 है, ऑलमोस्ट 0 ही है बट एग्जैक्ट 0 नहीं है। आया समझ? तो ये एग्जैक्ट 0 तो नहीं है बट ऑलमोस्ट 0 ही है। तो यहाँ से मैंने लिखा h टेंड्स टू 0 और उस पर ये वैल्यू निकल के आई मेरे पास। क्लियर है? हाँ, तो जरा सोचो एक चीज़, h टेंड्स टू 0 पर मैंने ये वाली वैल्यू लिख करके दे दी है आपको, तो मैं क्या इस चीज़ को ऐसा लिख सकता था, 5 माइनस को सर 5 माइनस h बोल दो, माइनस कर दिया ना, और 5 प्लस को क्या लिख सकता हूँ? 5 प्लस h बोल दो, चलेगा बेटा? तो एक को मैंने 5 माइनस h बोल दिया, एक को मैंने 5 प्लस h बोल दिया, आ गया आंसर। तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया ना। और वहाँ पे मैं बोलूँगा h कैसा जा रहा है? टेंड्स टू 0। आया? अब मैं इसको तोड़ूंगा, देखो कैसे, ध्यान से, वही कॉन्सेप्ट से मैं इसको तोड़ रहा हूँ। मैंने बोला x टेंड्स टू c माइनस पर वैल्यू निकालनी थी फंक्शन की, c माइनस लिखने का मतलब नहीं है मुझे, तो मैं c माइनस को तोड़ूंगा। x इक्वल टू क्या? c माइनस h। x को क्या लिख दूँ बेटा मैं? c माइनस h। कर सकते हैं क्योंकि कुछ छोटे से नंबर को माइनस किया होगा तभी तो मिला होगा c माइनस। और h की वैल्यू क्या है यहाँ पे सर? टेंड्स टू 0। अब इसको लिमिट में जा करके बदल दो, तो अपन क्या लिखेंगे बताओ? लिमिट x के प्लेस पे क्या लिखोगे? f ऑफ c माइनस h। क्या अब ये फंक्शन हो गया h का? h के टर्म्स में आ गया। और h कैसा है? h टेंड्स टू 0। तो जो भी सॉल्व होगा उसमें लास्ट में जाकर h की वैल्यू 0 रख देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। और ये जो आएगा ना, ये मेरे लिए क्या आया? LHS। तो अब अरे जो भी फंक्शन आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद मैं बताऊंगा करके, तो जो भी सिंप्लीफाई होगा उसमें लास्ट में जाकर के h की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। और h की वैल्यू 0 निकलेंगे तो फिर अपने को जो आंसर निकल के आएगा ना, वो मेरे लिए क्या आया? LHS। क्लियर हुआ? समझ में? तो LHL के लिए ये फंडा यूज़ किया हमने, सिंपल सा। क्या देखो, मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ, स्टेप्स को बिल्कुल मत माइनस करना। तो मेरे दिमाग में लगेगा कि जो स्टेप बचा करके मैं डायरेक्ट इस पे पहुँच जाऊँ, मत जाना, गलत कर जाओगे। क्या है सीधा फंडा? x टेंड्स टू c पे है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, उसको तोड़ूंगा हमेशा c माइनस h से, और h टेंड्स टू 0। बस यहाँ पर x के प्लेस पे c माइनस h लिखो, h टेंड्स टू 0 लिखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा अभी। क्लियर है? अगला देखो, ये LHL निकला। इन सेम वे क्या हम RHL निकाल सकते हैं सर? बिल्कुल। RHL क्या है? उसी फंक्शन की वैल्यू है बट c प्लस पे, तो x टेंड्स टू c प्लस, और ये क्या बन जाएगा? f ऑफ x। आ गया? और यदि मैं x टेंड्स टू c प्लस पे बोल रहा हूँ, ये f ऑफ x है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू c प्लस h और h टेंड्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ रही होगी? c प्लस h और h टेंड्स टू 0। और अब मैं लिखने जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। तो f ऑफ c प्लस h टेंड्स टू 0 पर ये RHL निकल के आया। तो बस इतना सा ही काम करना है, इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से जा करके आपको LHL निकालना है और इसी तरीके से आपको RHL निकालना है। और अब जा करके यदि LHL और RHL इक्वल आ जाए तो बोलिएगा लिमिट एग्जिस्टेंस में है और वही वैल्यू है हमारी जो LHL RHL की आ रही है। और यदि दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो बोलना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से।
एक चीज़ दिमाग में नहीं आता है मेरे पास, अभी मैं आगे जाकर के मेथड सिखाऊंगा ना, आगे कुछ और चीज़ें, वहाँ पर हम LHL भी नहीं निकालते, RHL भी निकालते, सीधे लिमिट सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है एक बार में। करते हैं बच्चे? बात ये आएगी कि सर कब वो मेथड लगाऊं, कब ये वाली मेथड लगाऊं। समझ में आ रहा है? मतलब कब आपको स्ट्राइक करेगा कि हम इस मेथड पे जाना चाहिए, और कब हमें लगेगा कि हम नॉर्मल मेथड से सीधे सीधे लिमिट निकाल करके बता दें। जिन्होंने सॉल्व किया उन्हें पता होगा कि डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करते हो, लिमिट निकालते हो, आंसर आ जाता है एक बार में, काहे का LHL, काहे का RHL। बट वो नॉर्मल वाला केस है, वो एग्जाम में नहीं आता, मेंस वगैरह में, IIT वगैरह में। अब उस पर जाओगे वो आपको यहाँ पे घुमाएगा, वहाँ नहीं घुमाता, वहाँ तो बहुत रेयर वाला केस होता है जब कभी दे दे। समझो इसको कब लगाना, यहाँ पर तब लिखाया जाता है जब फंक्शन मेरा टूटने वाला हो, धोखा देने वाला। जब धोखेबाज फंक्शन होता है ना, उस समय लगाता है। अब वो धोखेबाज कौन है? बट बेटा ये ध्यान रखना, जो धोखेबाज है ना यहाँ पे वही आता भी है एग्जाम में। कौन? मेनली बता रहा हूँ, मॉड फंक्शन, मॉड एक्स, मॉडुलस वाले जितने भी आ जाए, मॉड फंक्शन यदि तुम्हें लिमिट में दिख गया, गलती से भी डायरेक्ट आंसर ना दे देना बेटा, उसको हमेशा इस मेथड से तोड़ना, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस दे करके जाता है। मतलब वहाँ पे लिमिट की वैल्यू ही नहीं आ रही होती है, जबकि तुम निकाल करके दे देते हो आंसर 2 3 4 5। ठीक है, तो मॉड वाला जब भी प्रॉब्लम आए, ध्यान से सुन लो बेटा, मॉड वाला जब भी प्रॉब्लम आए आप उसको इस मेथड पे तोड़ना। क्यों मालूम? क्योंकि तुम्हें याद है मॉड का फंक्शन, मॉड एक्स बनता था ऐसा, x इक्वल टू 0 पे टूटता है ना, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, तो वही तो बात आ गई ना। जरा सोचो, यदि ये फंक्शन दो अलग पार्ट में टूट रहा है, तो जरा सोचो, यदि मैंने 0 पर पूछा है तो 0 माइनस पे फंक्शन अलग है और 0 प्लस पे फंक्शन अलग है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। तो मुझे अलग अलग देखना पड़ेगा कि लिमिट LHL कितना आ रहा है, RHL कितना आ रहा है, और दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी तो मैं बोलूँगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और यदि दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो मैं बोलूँगा हाँ भाई लिमिट एग्जिस्टेंस में है। क्लियर हुआ? तो ये धोखेबाज था, इसलिए हमने उस पर अप्लाई किया। दूसरा धोखेबाज कौन है इससे बड़ा वाला? वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, GIF जिसको बोलते हो, GIF क्या है ये भी टूटने वाला है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करोगे ना, तब भी तोड़ देना भैया इसको LHL और RHL अलग। क्यों मालूम? सोचो, याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर? यदि मैं बोलता हूँ x इक्वल टू 3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताओ, तो हम बोलते हैं 3 है, बट 3 से जस्ट पहले 2.999 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आंसर देता है? 2, और 3 के जस्ट बाद 3.0001 पे वो कितनी वैल्यू देता है? 3। तो LHL अलग हो गया, RHL अलग हो गया, टूट सकता है ना। तो वहाँ पे जाकर के लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन बनती है, तो वहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो वहाँ पे भी जाकर के क्या लगाओगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले केसेस आए, इस तरीके से जाओ। अगला देखो, इसी पे बेस एक और था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब यदि मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में बात करने जाऊँ ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या होगा जरा सोचो। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये था, और यदि तुम्हें याद है तो मैंने सबको पढ़ाया है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम ऐसा लिखते थे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ये भी तो लिमिट वाला ही ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही टूटा ना, तो ये भी तो बदलेगा ही बदलेगा। तो यहाँ पर भी जाकर के यदि कभी कोई क्वेश्चन मिल जाए ना, तो उस पर जाकर के क्या लगाना? ये मेथड। चौथा इंपॉर्टेंट जो आता है तुम्हारे NCERT में, कभी डिस्क्रीट फंक्शन आ जाए। अब बोलोगे डिस्क्रीट फंक्शन मतलब क्या? हाँ, जब यहाँ पर fx इक्वल टू ऐसे स्प्लिट करके देते हैं ना, वो याद है कि x लेस देन 1 पे फंक्शन ये है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन ये है, और x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन ये है। अलग अलग तुमने देखे होंगे क्वेश्चंस, है ना। अब जरा सोचो, यदि तुमसे कोई बोलता है कि सर इस वाले में लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x निकालो 1 पे, तो सोचो ना, जब आप LHL निकालोगे तो 1 माइनस है, मतलब 1 से छोटा है। 1 से छोटे में फंक्शन ये वाला है, 1 से बड़े में फंक्शन ये वाला है।
दोनों फंक्शन अलग अलग, दोनों की वैल्यू निकाल के चेक करो दोनों की वैल्यू सेम आती है क्या। यदि दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो बोलना कि लिमिट एग्जिस्टेंस में है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो ये वो सारे केसेस निकल के आते हैं जहाँ पे जा करके तुम रोगे, और तुम पता है तुम ये चीज़ सोचते ही नहीं हो, लगाते ही नहीं हो, तुम तो सीधे सीधे लिमिट निकाल करके बोल दिए हवा में, आंसर गलत हो जाएगा। और पेपर उठा करके देखो क्वेश्चंस इन पे बेस बहुत मिलता है। ठीक है, तो ये मेरा लॉजिक था कि ये मेथड कब अप्लाई करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए आप हमेशा इस अप्रोच पे जाओ। ठीक, अब मैं तुम्हें प्रॉब्लम करके बताऊंगा तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में कितना घूम सकते हैं हम। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा इस पर, क्यों? क्योंकि हमने आगे के फॉर्मूलेज अभी नहीं देखे हैं। आगे के और फॉर्मूले देखेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, तब समझ में आएगा। तो अभी सिर्फ इतना ही लेक्चर को एंड कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपका ये मेथड समझा दिया। अब अपन इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, तो एक बार पहले इसको पूरा रिवाइज कर लेना, फॉर्मूला दिमाग में ले आना, ताकि अगले से क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी लगेंगे, है ना। चलो नोट कर लो बेटा इसको इतना।